का सजेशन दिया, तो इससे मैंने हम इसको रखने वाले थे लेकिन कुछ रीजन्स की वजह से नहीं रख पाए 1 मई को। तो इस बार हम लोगों ने जून में इसको इस बैठक को रखा है और ये बैठक का ये टॉपिक है कि हम अपनी लैंगिक पहचान, अपने जेंडर आइडेंटिटी के साथ इस समाज में कैसे खड़े हैं और समाज के साथ जो हमारा टकराव है, टकराव शब्द मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ, नेगेटिव शब्द है ये है, मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि वो टकराव के बिना कोई भी चीज़ नहीं बदलती है ना। आज की भी एक लाइन है ना कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता था। तो जब लड़ने की ज़रूरत है तो लड़ेंगे, लड़ने के हथियार नहीं होंगे तो भी लड़ेंगे। साथ आज बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए और इस शहर के लिए, मेरे अच्छे दोस्त और हमारे बहुत अच्छे करेजियस, मैं इस सोसाइटी में मुझे बहुत शर्म के साथ ही कहना पड़ा, शर्म नहीं आनी चाहिए लेकिन शर्म के साथ कहना पड़ा कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें अपनी पहचान बताने के लिए हमको करेज की ज़रूरत पड़ती है। ये शर्म की बात है। अगर ये शर्म की बात है तो हमें सोसाइटी को और ज़्यादा खुला बनाना पड़ेगा। हम सारांश के स्टूडेंट्स तो सारांश को जानते ही हैं। हम सारांश को इसलिए भी जानते हैं कि सारांश ने बहुत सारे लोगों के दिल की बात को अपनी छाती पर लिया है और बताया है कि देखो साहस इसको कहते हैं, मैं अपनी लैंगिक पहचान के साथ लोगों के सामने आना चाहता हूँ। सारांश BNA से पास आउट है, लंबे समय से थिएटर कर रहे हैं और जैसा जितना मुझे पता है सारांश ने ये तय किया है कि मैं अपनी लैंगिक पहचान के सिंबल्स को इस्टेब्लिश करने के लिए ही थिएटर करूँगा। अब जो प्रोमिनेंट इस्टेब्लिश थिएटर के फंडामेंटल हैं उनको तोड़ूंगा कि जो एक दायरा है थिएटर का, उस दायरे से बाहर जाकर मैं जो आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही ऐसे थिएटर को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। सारांश आगरा में है और आगरा उनको कल देखेगा भी कि सारांश क्या है। और सारांश के बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं जो नाटक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और नाटक को मतलब उस मुद्दे को विजुलाइज करेंगे स्टेज पर जिस मुद्दे पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। सारांश बैठेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी फॉर्मेलिटी हम चाहते हैं। मधु दीदी अगर वहाँ से वो उठा ले तो करता, और अरहान वो ज़रा उठा लेंगे। इसको खोल दीजिए, ये सारांश के लिए है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो इस विषय पर बातचीत करने चाहते हैं हमारे साथ हैं। मैं बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, अभी इतना मैं बोल लिया उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे मैं कम बोलूँगा। आगे आप लोग ज़्यादा बोलिएगा, आप लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिएगा बातचीत में, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। प्लीज़ सिट डाउन। विषय के बारे में थोड़ा सा हमको कितना पता है और मुझे खासकर कितना पता है या सारांश इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, इस विषय को कैसे देखते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी और उनके सोशल कंस्ट्रक्टिव जो पूरा सोशल कंस्ट्रक्ट है हमारे आसपास, उसके बीच में जो संघर्ष है वो है क्या दरअसल। जेंडर आइडेंटिटी और एक तरफ सोशल कंस्ट्रक्शन, ये दोनों चीज़ें क्या हैं और इनके टकराव क्या हैं, ये हम दरअसल पहले इस विषय पर मुझसे ज़्यादा अच्छा आप बता सकते हैं। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं, टॉपिक है जैसे हमारा कि जेंडर आइडेंटिटी एंड इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट सोशल कंस्ट्रक्ट। तो काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी आती है, काफ़ी सारे शब्द ऐसे आते हैं शायद जिनसे हम परिचित नहीं हैं। तो पहले हम बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट की। सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट समाज किस तरह से, आज जिस समाज को हम देखते हैं उस समाज में जो मान्यताएं हैं, उस समाज के जो रीति रिवाज हैं, उस समाज में जो प्रचलित धारणाएं हैं, वो उस समाज के कंस्ट्रक्ट को बताती हैं कि वो समाज इस तरीके का है। जैसे भारतीय समाज के अपने एक कहना चाहिए उसके अपना एक स्ट्रक्चर है।
कि हमारे यहाँ फैमिली वैल्यूज़ अलग तरीके की हैं जो शायद विदेशों में अलग तरीके से हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट कि आज जो समाज है उसकी जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे बना। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। उसके पीछे कारण हो सकता है धर्म, हो सकता है किस तरीके के धर्म एक समाज में मिलते हैं, किस तरीके से क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ क्या हैं किसी भी एक समाज को, तो किस तरह से और इतिहास कैसा रहा है किसी भी देश का, किसी भी समाज का, उससे सीखते हुए, उनसे लड़ते हुए कभी रिफॉर्म करते हैं, कभी कोई सोशल इविल इन्हेंस कर लेते हैं, बट कुछ ना कुछ कारणों की वजह से एक सोशल कंस्ट्रक्ट बनता है। इसमें कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ ज़रूरी है कि मतलब होना भी चाहिए, खामियाँ होती हैं जिनमें, जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट भी रह जाते हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्ट जब हम बात करें जेंडर आइडेंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि कई जगहों पर हम ये मानते हैं कि कहते हैं, हमने कई बार सुना है कि बड़े कंजर्वेटिव लोग हैं या बड़े संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, या हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि बहुत कंजर्वेटिव हैं चीज़ें या बहुत रिग्रेसिव हैं लोग। अब ये है क्या? कंजर्वेटिव का बहुत सिंपल तरीके से अगर हम अर्थ देखें तो कंजर्वेटिव का मतलब हुआ कि जो कंजर्व करना चाहें। कंजर्व मतलब अपने बिलीव्स को कंजर्व करना चाहें, जो अपने बिलीव्स को बदल देने या उसको बहुत जल्दी उसमें चेंज। कंजर्वेटिव थॉट हर जगह पर होता है। जैसे पहले लड़कियों के पढ़ने पर पाबंदियाँ थी, क्योंकि ऐसा मानते थे कि लड़कियाँ घर के काम काज अगर अच्छे कर लेती हैं तो वो उनकी अच्छी लड़की होने की या एक अच्छी स्त्री होने की प्रामाणिकता है। जो लड़कियां घर में खाना नहीं बना पाती हैं, बच्चे नहीं संभाल पाती हैं, वो उनकी एबिलिटी पर क्वेश्चन खड़ा करता था। तो ये क्या था? कंजर्वेटिव थॉट था। जब फिर कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स, कंजर्वेटिव थॉट है पुरानी किसी बात को हमने छाती से लगा के रखा है और हम चाहते नहीं हैं कि उसमें कोई बदलाव आए। अब अगर हम जेंडर आइडेंटिटी के हिसाब से देखें तो सबसे पहले तो मैं इस शब्द को भी थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, और ये ऐसे नहीं करते हैं कि मैं ही बोल रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जेंडर आपके हिसाब से क्या है? एनी वन ऑफ यू, जो आपको कोई भी थॉट आता है कि जेंडर आप एक शब्द है, उसकी आप क्या डेफिनेशन या आप अपनी भाषा में या अपने शब्दों में कैसे उसको डिफाइन करेंगे? हाँ, जेंडर बदल लिया, तो जेंडर क्या है? क्या बदल लिया उसमें? जिसकी फीलिंग होती है ना, जैसे ये लड़का है, उसकी फीलिंग है ना लड़की की है, तो वो अपना जेंडर चेंज कर लेगा कि वो लड़की बनेगा, फिर लड़की जैसे ही कपड़े पहनेगा, लड़की जैसे चलेगा, वो लड़की जैसे जो लड़कियां करती हैं वो वही करेगा। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। इसमें और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा कुछ? इस बात में कोई और ऐड करना चाहेगा कुछ? मैंने बोला अगर किसी लड़के ने लड़की का जेंडर अपना लिया तो वो लड़की वाली ही हरकत करेगा। तो इस बात से मेरे दिमाग में एक वर्ड आया, पैराडॉक्स। उसने अपने आप को लिमिट कर लिया। अब जैसे मैं बॉय हूँ तो फिर मेरे हिसाब से जो मेरी चॉइसेस है बॉय की ही है। अगर कोई फीमेल है तो उसकी चॉइसेस फीमेल की ही है। तो पैराडॉक्स हो गया ना, फीमेल एक पैराडॉक्स हो गया, फीमेल जेंडर एक पैराडॉक्स हो गया, एक मेल जेंडर पैराडॉक्स हो गया। तो मेरे हिसाब से जेंडर का जो सिनोनियम आया तो वहाँ पैराडॉक्स आया। हम जब ये कह रहे हैं कि जेंडर जो है ये स्त्री होना है, ये पुरुष होना है, राइट? स्त्री होना और पुरुष होना क्या है? और यदि कोई पुरुष ज़्यादा सेंसिटिव है, राइट, और हमने आम तौर पे पुरुषों को देखा है कि वो तो मार धाड़ रहे हैं, राइट, तो क्या हम उस पुरुष को पुरुष नहीं मानेंगे? तो एक्चुअली मुझे लगता है कि पुरुष और स्त्री होने को भी हमें समझने की ज़रूरत है, तब हम जेंडर डिफाइन कर पाएंगे। सिर्फ सेट ऑफ चॉइसेस, जैसे ये अटायर है जो स्त्रियाँ पहनती हैं आमतौर पर, राइट, अब ये अटायर लाइक और आप एक अटायर पहनेंगे तो अभी स्त्रियों के उसमें तो प्रोग्रेस आ गई कि मैं अगर आपका वाला पहन लूँगी तो दिक्कत नहीं आएगी लोगों को, राइट, मगर आपने अगर ये अटायर पहन लिया तो लोग अभी आप पे हंसना शुरू कर देंगे, राइट। और ऐसा स्त्रियों के साथ भी हुआ है। 50 साल पहले अगर कोई औरत ऐसा करती थी, अरे ये तो मर्द है, अरे बल्कि मर्द ही उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको देखते नहीं थे। जो लड़की बॉयकट हेयर रखती थी उसको बड़ा मजाक उड़ाया जाता था कि भाई इसका कोई पार्टनर नहीं होगा, राइट। सो और बहुत सारी ऐसी हमने पास में स्टोरीज भी सुनी है जहाँ पे विमेन अपनी आइडेंटिटीज चेंज कर रही हैं, राइट। कम बैक टू द जेंडर,
राइट। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्त्री होना क्या होता है और पुरुष होना क्या होता है, और प्लस किन सेट ऑफ चीज़ों से हम स्त्री को स्त्री कहते हैं और किन सेट ऑफ चीज़ों से हम पुरुष को पुरुष कहते हैं। जेंडर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो सेट हम बात कर रहे हैं ना कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये गुण स्त्री के, ये गुण पुरुष के, यही प्रॉब्लम है। गुण गुण है और मनुष्य है, ये गुण है। ये एक क्लोजेट लगा हुआ है जिसमें खूब सारे तरीके के कपड़े टंगे हुए हैं, ये बहुत अलग अलग चॉइसेस हैं, गुणों का एक पूरा कहना चाहिए बुफे लगा हुआ है। आई गेट टू पिक व्हाट आई वांट, और मैं लेबल नहीं चाहता या मैं लेबल के अंडर नहीं आना चाहता, तब भी मैं एक जेंडर हूँ। इसीलिए जब आप जेंडर्स को देखते हैं तो बोलते हैं L, G, B, T, Q, I, A प्लस। प्लस क्यों है? L फॉर lesbians, women who are sexually attracted toward women, gay, men attracted to men, bisexuals, men or women attracted to both the sexes, then T, transgenders who are born or who by choice want to live in that, who want to change their sex. For example, if a man wants to get wants to live like a woman or maybe get a sex change, depends on them. But if they want to identify themselves as trans man or trans woman, it's up to them. But again, it stands for T. Then LGBTQ. Q is queer, I is intersex, A is asexual, and then there is plus. Plus means, plus का मतलब हुआ कि और भी हैं, जैसे demisexuals, sapiosexuals, then we have pansexuals, ऐसे करके 48 genders identified हो चुके हैं। 48 genders। तो अब आप मानिए, तो अभी तो हम सिर्फ स्त्री और पुरुष पर बहस कर रहे हैं, स्त्री को क्या होना चाहिए और पुरुष को क्या होना चाहिए इस पर बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर 48 जेंडर्स हैं जो लोगों ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है। हम कब उनको पहचानेंगे, हम कब उनको एक्नॉलेज करेंगे और हम कब उन्हें वैसे एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो बता रहे हैं वो है, ना कि हम जानना चाहते हैं कि वो। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लड़का है जो लड़की के कपड़े पहनता है, ये टर्म आप नहीं तय कर सकते, वो बताएगा कि वो क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, जेंडर के साथ क्या आता है? जेंडर के साथ सिर्फ क्या ये आता है कि आप किसके प्रति अट्रैक्टेड हैं, या क्या आप उस व्यक्ति के प्रति मतलब किस तरीके के, किस जेंडर या किस सेक्स के प्रति आप अट्रैक्टेड हैं, क्या ऐसा है? हम जो थोड़ा भी सोचते हैं इस बारे में, सोच लेते हैं कि हाँ चलो ऐसा है, पर ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। जेंडर का मतलब सिर्फ हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन नहीं है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन कि मैं किसके प्रति फिजिकली अट्रैक्टेड हूँ, राइट। जेंडर आइडेंटिटी की बात करता है। जेंडर बात करता है कि मैं कौन हूँ, मैं समाज में कैसा देखा जाना या जानी चाहती हूँ, चाहता या चाहती हूँ या चाहते हैं, क्योंकि अब एक और प्रोनाउन आ गया है, हिम, हर एंड दे। अब लोगों को बताने के लिए दे डोंट यूज़ हिम और हर, दे यूज़ दे। तो कई बार लोग कहते हैं कि आप मुझे हिम और हर से नहीं संबोधित कीजिए, आप मुझे दे से, क्योंकि ना मैं हिम में आता हूँ ना मैं हर में आता हूँ। तो जेंडर का मतलब सिर्फ ये है कि हाउ आई वॉन्ट टू बी परसीव्ड इन दिस वर्ल्ड, चाहे मेरे पहनावे से हो, चाहे मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो, चाहे मैं किस तरह से बातचीत करता हूँ, क्या क्या पढ़ता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या नहीं खाता हूँ। आप देखो हर चीज़ पर बायस है। तुम गोलगप्पे ज़्यादा खाते हो, लड़की हो क्या? खट्टा बहुत पसंद है तुमको, लड़की हो क्या, है ना। तो ये क्या है, ये एक हमने खाने पीने को भी जेंडर में बांट रखा है कि ये चीज़ें तो लड़कियाँ खाती हैं और ये चीज़ इमली बहुत खाती है। क्या लड़की है जिसको बाइक्स पसंद है, तुम लड़का हो क्या, तुम्हें बाइक्स पसंद है? या तुम यार तुम थोड़ा श्रृंगार करके क्यों नहीं रहती हो, या तुम थोड़ा सा लड़कियों की तरह क्यों नहीं रहती हो? तो क्या है कि ये हमारा एक बायस, और ये हर दिन हो रहा है। उनके साथ तो हो ही रहा है जो उस कम्युनिटी से जो नहीं है, या जो उस बारे में ज़्यादा वो अपने कपड़ों की चॉइसेस को लेकर थोड़े से ज़्यादा फ्लूइड है, उनके साथ भी हो रहा है। तो इसके पीछे का थॉट क्या है, ये क्यों है कि अगर हम किसी को भी एक ज़रा एक
सेंस है, एक जिसको हम कहते हैं एक एलिमेंट है, दैट मेल एलिमेंट, जिसमें मतलब जिसको हमने अभी के लिए हम मेल एलिमेंट बोल रहे हैं उसको, जो अभी तक हमारे कंजर्वेटिव स्टैब्लिश्ड डेफिनेशन में है, जहाँ पर वो पुरुष बहुत डिस्ट्रक्टिव है, बहुत एनर्जी है उसमें, और मैंने ये लेके अगर ऐसे पहन लिया तो ये डेरोगेटरी हो जाएगा। ये सिर्फ कपड़ा का एंगल चेंज किया है और इस पर लोगों की भवें तन सकती हैं। क्यों? मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास शायद इसका एक, मैं सोचता हूँ कई बार, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पर पुरुष भोगी है और स्त्री, मतलब जो कंजर्वेटिव भोग्य है ना, कहते हैं कि स्त्री धन, कन्या दान, मतलब कि एक एलिमेंट, एक पोजेशन है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट इक्वल। अब देखो मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बायस जो आ रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनको ये कोई नई चीज़ लगती है, नहीं, उनको नई चीज़ नहीं लगती है, उनको जानी पहचानी चीज़ लगती है। जो LGBT कम्युनिटी के प्रति हेट्रेड या जो तरीके का जो फोबिया है वो क्यों है, वो उनकी जानी पहचानी चीज़ है। और वो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दे आइडेंटिफाई इट एज कि हम मेल हैं और ये थोड़ा सा फीमेल यानी दूसरे जेंडर की तरफ जा रहा है, और क्योंकि वो जेंडर भोग्य है, भोगी नहीं है, तो यानी ये तो डेरोगेटरी है। गालियों में भी आप स्त्रियों का इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आप मानते हैं कि आपने उसकी प्रॉपर्टी को ये कर दिया, तो वो ऑफेंड होके आपकी प्रॉपर्टी पर अटैक करता है और गालियों में उसको अलंकृत करता है कि हमने आपकी प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कर दिया। समझ रहे बात? क्यों नहीं ऑफेंड होते अगर कोई पिता के लिए कहता है, पिता की गाली जोड़ के कह दी जाए, या क्यों नहीं ऑफेंड होते? क्योंकि हमें पता है कि पिता भोग्य नहीं है। एक्चुअली पिता के ऊपर बहुत गालियाँ ही नहीं है, पिता के ऊपर भाई भोग्य नहीं है, तो हम ऑफेंड नहीं होते कि भाई ये तो भोग्य ही नहीं है, कैसे कर लोगे? पर जब कोई भाई फैमिली से कोई व्यक्ति जब पता चले कि इस तरह से है, उसके बाद थॉट आता है कि ये तो वो गंदी बात आती है, तो ये है, यानी ये तो लड़कों से ये करवा सकता है, या तो ये कर लेता है, तो यानी क्या हो गया, भोग्य हो गया है। तो आप सोचो कि इट इज़ नॉट अबाउट, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था ये बात कि एवरीथिंग इज अबाउट सेक्स एक्सेप्ट सेक्स, इट इज अबाउट पावर, एंड हियर इट इज अबाउट पावर। It's all power dynamics. It's all power dynamics. Everything is about sex except sex. It's about power. तो यहाँ पर हमें लगता है कि एक आदमी जिसको जो प्रिविलेज सोसाइटी ने दिए हुए हैं, वो प्रिविलेजेस को छोड़कर वो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया को छोड़कर एक वीकर एरिया में जा रहा है, दूसरे पाले में जा रहा है, तो ये तो अब एनिमी के पाले में चला गया है। तो क्योंकि हम औरतों को वैसे ट्रीट करते तो डू वर्ड, बट उसके पहले ऑब्वियसली मैं अपने आप को एज अ स्ट्रेट पर्सन ही आइडेंटिफाई करता था, या नहीं कहता था तो लोग यही मानते हैं कि आप स्ट्रेट हैं। आप कोई पर्ची तो नहीं देता ना, कोई लिखा तो नहीं होता ना आधार कार्ड पे कि असाइन जेंडर मेल एट बर्थ, नाउ आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज गे और बाइसेक्सुअल और व्हाटएवर, राइट? तो वो तो नहीं लिखा होता। अब मुझसे कई लोगों ने पूछा, जब ये करने से पहले जब मैंने 2 दोस्तों को बताया कि ऐसा करना चाहता हूँ, तो क्यों करना चाहते हो? हमें पता है ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ तुम्हारा बेडरूम के अंदर है, तुम जियो अपनी लाइफ, तुम्हें कौन डिस्टर्ब कर रहा है? मैंने कहा देखो यही तो प्रॉब्लम है कि हम इसको सिर्फ बेडरूम चॉइस मान रहे हैं, और चॉइस मान रहे हैं, चॉइस भी नहीं है पहली बात तो। दूसरी बात ये बेडरूम का मामला नहीं है। मैं खड़ा हूँ, मेरे 4 दोस्त खड़े हैं, ठीक है, बहुत घनिष्ठ मित्र मेरे 4, हम 5 लोग खड़े हैं। एक बंदा निकलता है, मेरी क्लास का बंदा निकलता है जो थोड़ा सा एफेमिनेट है, जिसके अंदर वो स्त्रीयोचित लक्षण हैं, और उन लक्षणों को देखकर मेरे 4 दोस्त उस पर कोई छीटा कैसी करते हैं, कुछ कहते हैं उसको, और मैं चुप रहता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं अपने आप को स्ट्रेट आइडेंटिफाई करता हूँ, क्योंकि मैं क्लोजेटेड हूँ। तो अब क्या है कि मुझे ये बाकी लोगों को शायद नहीं लगे, लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा सा सेल्फ अटैक लगता है मेरे ऊपर, क्योंकि मेरे ऊपर भी अटैक हो रहा है इनडायरेक्टली, और मैं ही वो इंसान हूँ जो अटैक होने दे रहा हूँ। अब आप कहेंगे तो क्या इसका मतलब सब लोग क्लोजेट से बाहर आ जाएं? तो उनकी चॉइस की बात है। मैं कहता हूँ नहीं आए बाहर अपने क्लोजेट से, लेकिन मैं वो इंसान तो हो सकता हूँ जो ये कह सकता हूँ कि ये मत करो। ये कहने में तो मैं क्लोजेट से बाहर नहीं हूँ। मैं अपने 4 दोस्तों को डिसिप्लिन कर सकता हूँ, उनको तमीज़ सिखा सकता हूँ, उनको थोड़ा तहजीब से पेश आने कह सकता हूँ, इसमें तो मैं क्लोजेट से बाहर नहीं आता।
और ये तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर उस कम्युनिटी से हैं तो ही कर सकते हैं, Yeah. आप तो बाहर हैं तो भी कर Right, सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए सिर्फ आपका सेंसिटिव होना ज़रूरी है, बाकी और कुछ नहीं। आपको महिला होने की जरूरत नहीं है ईटिज्म के लिए, आवाज़ किसी को उठाने टोकने के लिए, हाँ, फेमिनिस्ट होने के लिए आपको इसी तरीके से आपको किसी एक पर्टिकुलर जेंडर आइडेंटिटी से होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसी को बुली कर रहा है उसके किसी एक होने के ढंग पर, तो अ पर्सन शुड बी एक्सेप्टेड। और ये जो एक बहुत अच्छी लाइन है, अगर आप कभी भी जंगल में जाएंगे तो एक पेड़ दूसरे पेड़ से ये नहीं कहता कि तुम्हारी ये शाखा ऐसी क्यों बढ़ी हुई है। तुम्हारी अगर हम कभी समुंदर में जाएंगे तो समुंदर की एक लहर दूसरी लहर से ये नहीं कह रही कि तुम यूं क्यों चल रहे हो। तो ये इंसानों को क्या बीमारी है कि हम एक दूसरे को टोकते रहते हैं, उनको अलग अपने तरीके से पेश आने के लिए कहते हैं। तो बेसिक आइडिया वॉज दिस ओनली कि मैंने जब अपने दोस्त से बात की, वो बहुत अच्छा डिस्कशन था जिसमें उसने मुझसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे सोचने डेफिनेटली उसने कहा। पर मैंने कहा कि अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि मैं ये हूँ और मैं पब्लिकली आइडेंटिफाई करता हूँ, तो अब मैं किसी के सामने जाता हूँ, वो अपने दोस्तों में क्या बात कर रहा है, मेरे सामने तो एटलीस्ट वो इस तरह से बात नहीं करेगा। तो बात ये नहीं है कि मेरे ऐसे हो जाने से वो समाज बदल जाएगा, नहीं, लेकिन एक जगह पता चलेगी कि दिस पर्सन कम्स विद अ सर्टेन काइंड ऑफ, ही स्टैंड्स फॉर व्हाट ही इज और व्हाट ही वांट्स टू स्टैंड फॉर। और जब वो खड़े हैं या वो उस तरह से पेश आ रहे हैं, तो हम इनके सामने उस तरीके की बात ना करें। तो क्या होता है कि जब मैं, अब वो मुझसे पूछें, कई लोग मेरे अपने लोग हैं, मुझसे पूछेंगे कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तो मैं उनको बता तो पाऊँगा, एक डायलॉग शुरू तो होगा। पर अगर मैं चुप रहूँगा और मैं अपनी प्राइवेसी इंजॉय करूँगा और बाहर जाके मैं फिर उन जैसा हो जाऊँगा, तो डायलॉग कभी शुरू नहीं होगा। और विश्वास मानिए, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, क्लॉजेट कभी चॉइस नहीं हो सकती, क्लॉजेट कभी चॉइस नहीं हो सकती। क्लॉजेट एक कहना चाहिए एक तरीके का एक गेटो है जो आपने अपने लिए चुन लिया है, बिकॉज आपको बाहर जाने पर अलग तरीके के कॉन्सिक्वेंसेज मिलेंगे, इसीलिए आप वहाँ रहना चाहते हो। ये चॉइस सिर्फ आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हो, विच इज़ फाइन, बट ये समाज को जस्टिफाई नहीं करता। समाज के लिए कहीं से ऑप्शन नहीं है कि समाज एक ऐसी जगह ऐसा अपना कंस्ट्रक्ट बना ले कि किसी व्यक्ति को एक क्लॉजेट में रहकर सेफ महसूस हो और बाहर आके उसे लगे कॉन्सिक्वेंसेज हो जाएंगे, तो चलो बाहर नहीं जाते। एंड दिस इज़ अ चॉइस। वो चॉइस अलग बात है कि आप वो नहीं करना चाहते, लेकिन ये आप क्या बात हुई कि घर वाले नाराज़ हो जाएंगे और मैं अपने घर वालों को लूज़ नहीं करना चाहता, तो चलो ठीक है, मेरी चॉइस, मैं नहीं चाहता कि उनको दुख हो। पर मैं कहता हूँ ये किसी और के दुख या खुशी का कारण कैसे हो सकता है कि आप कौन हैं या आप क्या करना चाहते हैं, कैसे जीना चाहते हैं, ये दूसरे का मसला कैसे हो सकता है। और जब तक ये दूसरों का मसला बना रहेगा, इसमें इफ एंड बट्स जुड़ते जाएंगे और आप अपनी लाइफ को, अपने जीने के तरीके को बदलते जाएंगे, क्योंकि वो उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको कोई और टर्न कर रहा है। आजकल दाढ़ी रखने का फैशन है, कोई लड़का दाढ़ी ना रखे तो उस पर वो हो जाता है कि भाई आप तो दाढ़ी रखने का तुम क्या चिकने बन के घूम रहे हो। तो आप सोचिए कि कितना हस्तक्षेप है हमारे वे ऑफ लिविंग के, कि कैसे दूसरे एक पॉपुलर एक ट्रेंड उसको टेलर करने की कोशिश करता है, आपके जीने को कर्व उसको शेप देने की कोशिश करता है। तो जब हमने यहाँ पे लिखा है कि सेलिब्रेटिंग फ्रीडम, तो इट इज़ नॉट अबाउट फ्रीडम कि हम रोड पे निकल सकते हैं, हम रात को 12 बजे तक घूम सकते हैं, नहीं, हम होकर रह सकते हैं, चाहे कमरे में रहें, अपने परिवार में रहें, हम होकर रह सकते हैं। फ्रीडम का मतलब उससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं। एक चीज़ जो जर्नल हम लोग देखते हैं, अभी हम लोगों ने 2 साल पहले एक नाटक किया था, जो मैं दरअसल उस सवाल पे आ रहा हूँ कि आर्ट में ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ जो बैठे हुए वो आर्ट से जुड़े हुए हैं, कोई पेंटिंग का है, कोई म्यूज़िक का है, कोई थिएटर का है, वो सब लोग थिएटर के हैं। आर्ट्स में इस विषय को आइडेंटिफाई करने के जो तरीके हैं वो उसके लिए हम कैसे नए वेपन्स पैदा करें, क्योंकि पिछले दौर में हम लोगों ने जो आर्ट्स में वेपन्स देखे हैं इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के, वो बहुत ही मतलब बेकार हो चुके हैं, वो आउट ऑफ डेटेड हो चुके हैं। जैसे कल मेरी आपसे बात हो रही थी, तब हम लोगों ने बात किया था कि 1978 में एक उपन्यास लिखा जाता है और हिंदी के बहुत बड़े उपन्यासकार राजेंद्र यादव उस उपन्यास को लिखते हैं। वो अपने ही
गृहनगर इटावा में रहते थे और इटावा की ही एक कहानी को वो लिखते हैं, और उसमें इस रिलेशनशिप को, जिसमें मैन टू मैन रिलेशनशिप को बहुत अच्छे और ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है। वो उपन्यास का जिक्र पूरे प्रोग्रेसिव लिटरेचर में नहीं लिया जाता, नहीं किया जाता, कहीं नहीं किया जाता। एक गली 57 रस्ते, वो उपन्यास गायब हो गया पूरे उससे, और कहीं शिकागो में जाकर उस पर एक फिल्म बनती है जिसका नाम था बदनाम गली, और वो फिल्म भारतीय कलाकारों के साथ बनती है, और उसमें जो भारतीय कलाकार थे वो कहीं नहीं दिखते इस पूरे परिदृश्य में, एक्टर, और वो अप्रिशिएट होती है, वो अवॉर्डेड होती है, और दूर कहीं कोई उसे देखता है, और फिर वो भारत में उसको, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, भारत में फिर वापस उसकी स्क्रीनिंग की बात करता है। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि हम जो आर्टिस्ट जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, आर्टिस्ट जो बहुत अपने आप को बहुत सेंसिटाइज मानते हैं, हर बड़े लेवल पर प्रोग्रेसिव मानते हैं, उन्होंने उस उपन्यास के साथ क्या किया कि चूँकि राजेंद्र यादव को उस ज़माने में बहुत वो था, थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो उन्होंने उसको पब्लिश नहीं कराया। वो सारे राइट्स किसी एक ऐसे प्रोड्यूसर को भेज दिए जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता था फाइनेंशली, और कभी वापस क्लेम नहीं किया उस उपन्यास को। और बाद में, बहुत बाद में, जब वो फिल्म चर्चा में आई तो राजपाल एंड सन्स ने उसके राइट्स को ख़रीदा और उस उपन्यास को छापा, और छपने के बाद भी वो उपन्यास कहीं भी चर्चा में नहीं आया। तो ऐसी बातें जो जिनको हम कहते हैं कि आर्टिस्ट लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, आप आर्टिस्ट लोग बड़े प्रोग्रेसिव होते हैं, आर्टिस्ट लोग बड़े सेंसिटाइज होते हैं हर मुद्दे को लेके। आप कैसे देखते हैं कि सचमुच में आर्टिस्ट जो होते हैं सचमुच में इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो इस मुद्दे को भी एड्रेस कर पाएँ? आर्टिस्ट मोस्टली इंडिया में, या मुझे नहीं पता बाहर के बारे में, भारत में रहता हूँ और यहीं पर मैं आर्ट के बारे में सीख रहा हूँ और देख रहा हूँ, वो बोझ लेकर चलते हैं लिबरल और सेंसिटिव होने का काफ़ी हद तक, लेकिन क्योंकि वो भी उसी समाज, उसी सोशल कंस्ट्रक्ट से आते हैं, तो उनके बायसेस भी वैसे ही होते हैं। अगेन हम इसके लिए दोष नहीं दे सकते किसी को, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जहाँ पर आप, मतलब हम आपको दोष नहीं दे रहे कि आपको वो चीज़ें नहीं पता है, पर जब पता चल गई हैं तब आपका क्या रवैया है, क्योंकि आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, वो है एक्सप्रेशन का। चाहे आप पेंटर हैं, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप थिएटर मेकर हैं, चाहे आप फिल्म मेकर हैं। जैसे एग्जांपल, फिल्म आती है हेलो, वो कौन सी फिल्म थी, जब प्यार किया तो डरना चाहिए, फिल्म आती है राजा हिंदुस्तानी, फिल्म आती हैं, ऐसी बहुत सी फिल्में आती हैं जिनमें गे कैरेक्टर्स रखे जाते हैं फॉर कॉमेडी। उनको कोई छेड़ रहा है, उनसे कोई कुछ कह रहा है, वो कुछ अजीब सी एक्टिविटी कर रहे हैं और लोग उस पर हंस रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टूल था सिनेमा, और है भी आज भी। जब सिनेमा का आविष्कार हुआ, लोगों को लगा रेवोल्यूशन ले आएगा, और ले भी आया काफ़ी हद तक। तो अच्छा, ये आ भी ऐसे डायरेक्टर्स से रहा है जो डायरेक्टर्स इस एरिया में काफ़ी, इवन दोस्ताना भी अगर आप देखें उसमें भी काफ़ी हद तक आप देखो तो कुछ लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं करण जौहर के, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे करके कॉमिक तरीके से ही सही, लेकिन उसको मेन स्ट्रीम में लेकर आए, राइट। लेकिन अगेन हम क्यों डरते हैं जब हमारे पास पैसा है, जब हमारे पास बोलने के सारे औजार हैं, हमारे पास सिनेमा के सारे टूल्स हैं, हम क्यों डरते हैं? तो इसका मुझे लगता है कि दो तरीके का आर्ट होता है, एक होता है कमर्शियल आर्ट, एक होता है आर्ट फॉर सेक ऑफ आर्ट। कमर्शियल आर्ट का पर्पस ये है पैसा कमाना, और जब हम पैसा कमाना चाहते हैं हम कभी भी इस्टेब्लिश्ड थॉट को चैलेंज नहीं करते। आप देख लो इस देश की जितनी भी ब्लॉकबस्टर सिनेमा है वो क्या है, बाहुबली, महाभारत, रामायण सबने देखी, सबको वो आदर्श लगते हैं, उसमें राम और पांडव आदर्श हैं सबके। वही बाहुबली में तोड़ मरोड़ के दिखाई दिया जाता है कि प्रभास का कैरेक्टर वो राम जैसा भी है, और वो उसके साथ जो हो रहा है वो पांडवों के साथ जैसे हुआ था वैसे उसके साथ हुआ। तो एक इस्टेब्लिश्ड थॉट है इंडियन सेंटिमेंट्स का, उसी को आपने रीइंफोर्स कर दिया, उसी को और भव्य बना दिया, आपने बेच दिया और वो लोगों ने खरीद लिया और आप हिट हो गए। तो अगर एक समाज में इस तरह के चरित्रों को, इस तरह के लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, उनको हास्यास्पद माना जाता है, उनसे घृणा की जाती है,
तो जब हम ऐसा सिनेमा में इस तरीके के इस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और उसी तरीके से उसको दिखाएंगे और उसको एग्जैजरेट कर देंगे, उस अब्यूज़ को एग्जैजरेट कर देंगे, तो लोग उसको ख़रीद लेंगे। तो हम कभी भी कमर्शियल सिनेमा से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कभी भी थॉट चेंजिंग बात करेगा, क्योंकि वो थॉट चेंज अगर करने की कोशिश करेगा तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में आ जाएगा और वो शायद वो ना कर पाए। अब इंडियन सिनेमा का जो रूप चेंज हुआ है और जिस तरह से वो नंबर गेम हुआ है, बट फिर भी आप देखो वो सिनेमा वैसा तरीके का काम नहीं कर पाता। कल आदि पुरुष रिलीज़ हुई, काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग बटे हुए व्यूज़ हैं, बट वो फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही कई करोड़ कमा चुकी है और पहले दिन ही शायद 125 करोड़ कुछ पहले दिन कमा लिया था, कुछ है, मतलब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या नंबर है। तो ये क्या है? सिंपल सी एक स्टोरी है जो हम रिटेल कर रहे हैं, इस्टेब्लिश्ड इमोशन है राम और सीता के प्रति, जिसको हम फिर से जी रहे हैं, बड़े स्केल पे जी रहे हैं, बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स के साथ जी रहे हैं और हम पैसा कमाने जा रहे हैं। लेकिन क्या वही कहना चाहिए वही ट्रीटमेंट या वही ऐसी फिल्मों को मिलेगा जो ऐसे अनछुए को हीरो बनाकर या ऐसे अनछुए कैरेक्टर्स को हीरो बनाकर दिखाती है या उनकी स्टोरी कहती है, उनके पर्सपेक्टिव से कहती है? हम बैन कर देते हैं। फायर बैन हो गई थी, दीपा मेहता की फिल्म बैन हो गई थी। ऐसी बहुत सारी फिल्म्स जो सोशल चेंज या सोशल इस्टेब्लिश्ड थॉट्स को चैलेंज करती है वो बैन हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बनना बंद हो जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम करेंगे नहीं। तो इस जैसा आपने कहा कि उस लिटरेचर के साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि वो पॉपुलर नोशंस को नहीं बुनाता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने 2017 में एक प्ले किया था, मैंने एक फिल्म देखी थी एंग ली की, ब्रोकबैक माउंटेन, जो बहुत चर्चित फिल्म थी, ऑस्कर भी मिला। बट अब हमारे मन में विचार आया कि लखनऊ में प्राइड परेड हुई थी 2015 में, तो वो लखनऊ जैसे शहर के लिए बहुत नई बात थी क्योंकि बाकी शहरों में वो हो चुका था। प्राइड परेड आप जानते हैं क्या होता है? प्राइड परेड होती है जहाँ पर LGBT कम्युनिटी के लोग प्राइड सेलिब्रेट करते हैं, दे सेलिब्रेट देयर जेंडर, दे सेलिब्रेट देयर आइडेंटिटी बेसिकली, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ कार्निवल जैसा रोड पे एक प्रोसेशन निकलता है जिसमें कई तरीके की एक्टिविटीज़, लोग अपनी चॉइसेस के कपड़े पहनकर बहुत फ्लैम्बॉयंट तरीके से उसको लेकर जाते हैं। तो वो लखनऊ में होना बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे दिमाग में आया कि थिएटर में, क्योंकि उस समय मैं लखनऊ के थिएटर में बहुत एक्टिव था, 2014-16 मैं BNA कर रहा था और तभी मुझे पता चला। और 17 में जब मैं पास आउट हुआ तो मुझे एक वर्कशॉप करने के लिए किसी ने बुलाया और कहा कि कोई नया नाटक करो, जो हो चुके हैं, जो लिख चुके हैं, जो हो चुके वो मत करो। तो मैंने फिर इस इशू को उठा के नाटक बनाया। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जो आपने कहा कि आर्टिस्ट्स की क्या वो है, लखनऊ के 3 से 4 दिग्गज रंगकर्मी मेरी रिहर्सल देखने आए सिर्फ इस वजह से कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मैं कुछ बॉर्डर तो नहीं क्रॉस कर रहा हूँ, क्या मैं कोई लाइन तो क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं उसमें ये दिखा रहा हूँ कि एक इंटीमेट सीन है या एक सिंपल एम्ब्रेसिंग सीन ही है, 2 लड़कों का एक दूसरे को एम्ब्रेस कर रहे हैं, दे एग्जिबिटिंग लव, दे एक्सप्रेसिंग लव, तो वो उनको आपत्तिजनक लगा। उन्होंने कहा कि इसको टेलर कर दो, इसको हटा दो, व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? तुम कह तो रहे हो ना कहानी, हम समझ गए, पूरा डिटेल में जाके दिखाने की ज़रूरत क्या है? मैंने कहा आप इतनी सदियों से सब कुछ कालिदास से लेके आज तक आप पूरा डिटेल में दिखा रहे हैं, क्या किसी और ने आज सवाल पूछा? भाई कालिदास जब शकुंतला को डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या है? जयदेव राधा को डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या है? तो जब आप उस तरीके के फीलिंग्स को, उस तरीके के नोशन को, मुझे एक दोस्त ने भी बोला, मेरे एक जूनियर ने बोला जब मैंने केम आउट आफ्टर दैट ओनली, कि दादा ये क्यों करते हो, क्या हमें पता है ना आपके बारे में, अब आप ये सब पोस्ट क्यों डालते हो या आप ये सब क्यों लिखते हो? मैंने कहा तुम शादी कर रहे हो, तुम बारात निकालते, हमने कभी पूछा कि तुम्हारी शादी है, यू आर गेटिंग अ वुमन इन योर लाइफ, यू सेलिब्रेटिंग इट ऑन रोड। हमें पता है ना कि तुम स्ट्रेट हो, तुम्हें क्यों बता रहे दुनिया को तुम स्ट्रेट हो? दावत दे रहे हो तुम अपने स्ट्रेट होने के लोगों को, 1000 लोगों को बुला के तुम लाखों रुपया खर्च करते हो बताने के लिए कि तुम स्ट्रेट हो। नहीं, तुम स्त्री से शादी कर रहे हो शादी कर और रहे हो, तुमने एक पोजेशन खरीदा है, तुमने नई कार खरीदी है, उसको सेलिब्रेट करो। पैसे लेके उल्टा, तो तुम उसको सेलिब्रेट, तुम हर चीज़ सेलिब्रेट, तुम अपने सोशल इवल्स भी सेलिब्रेट करोगे।
तुम तो भाई दहेज भी दिखाते हो शादियों में, रिसेप्शन में जाओ तो पता चलता है कि देखो बहू, ये बहू फलानी बहू ये लेकर आई है, जबकि वो लीगली क्राइम वो है। तो लीगली क्राइम है, तो आप तो उसको भी एक्सिबिट कर रहे हो। तो ये थॉट हमें इससे डील करना है। वो जो मेरे टीचर्स या जिनसे डेफिनेटली जितने लोग थे वो रंगकर्मी सारे टीचर्स रहे बीएनए में, कभी ना कभी आके उन्होंने हमें पढ़ाया, तो उनसे उनकी बात मैं नहीं काट पाया। मैंने कहा जी सर आप जैसा कहते हैं मैं वैसा कर दूंगा। कहते कि ये जो सीन है ना ये ऑडियंस को टिटलेट कर देगा। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, दुनिया तो स्ट्रेट है, वो कैसे टिटलेट हो जाएगी दो लड़कों को, मतलब उसको देखकर एक्साइट हो जाएगी, कैसे एक्साइट हो जाएगी। और मैंने कहा अगर हो जाएगी, रियली मैंने कहा अगर हो जाएगी, अगर हो जाएगी फिर तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तो यही है ना, एक बड़ा रोडीज में एक टर्म आया था मुझे बड़ा आज भी दिमाग में, होमोफोब्स आर पोटेंशियल गे। जो लोग होमोफोब्स होते हैं उनके अंदर बहुत हद तक संभावना है, वो अपने डर को सप्रेस करने के लिए दूसरों के प्रति हिंसा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ये अगर वैलिडेशन में आ गया तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी उन फीलिंग को जिनको दबा के रखा है उनको एड्रेस ना करना पड़ जाए। I also want to go deeper into this thing कि हमें डर क्या है। अगर हम दो स्त्रियों को या दो पुरुषों को हम जैसे मुझे पता है कि पोर्नोग्राफी इतनी मतलब वो है कि मतलब हम मतलब एवरीबडी सर्च फॉर कि मेन एंड वेमेन और का क्या वो रहेगा और क्या मतलब बड़ी उसकी इमेजिनेशन है। आप कालिदास से लेकर आज तक राइट। आई जस्ट वांट टू नो दैट डर क्या है हमें, और अगर हमें अजीब लग रहा है तो वो अजीब भी क्यों लग रहा है। या तो हमें मेन एंड वुमेन को भी देख के उतना ही अजीब लगे कि यार हमें ये एक्ट देखना नहीं राइट। सो समझ में आ रहा है वो एक अपना अलग एक डिफरेंट डिस्कशन हो सकता है कि सेक्सुअलिटी से जो भी फेयर उनका होगा। आई जस्ट वांट टू नो कि दो मर्द और दो स्त्रियों को साथ में देखना क्या परेशान करता होगा। अपने अंदर हम अभी खोज सकते हैं इस चीज़ को इस टॉक के दौरान। मुझे तो नहीं पता, जो कि मैं उस डर से नहीं आता। जो डरते हैं वो बता सकते हैं उन्हें किस बात से डर लगता है शायद, लेकिन जो मुझे लगता है कि हर ना अनसर्टिनिटी से डर लगता है, हमें अंधेरे से डर लगता है, हमें कभी उजाले से डर नहीं लगता। आपको बहुत डर लग रहा हो अपने घर में, आप रोशनी आप लाइट ऑन कर लें, आप क्योंकि आपको दिख रहा है कि वहाँ सोफ़ा रखा है, वहाँ पलंग रखा है, वहाँ पर ये रखा है, वहाँ पर रखा है, आपको सब दिख रहा है, क्लैरिटी है आपको उस चीज़ के बारे में, तो आपको डर नहीं लगता। और जैसे अंधेरा कर दें आपको अपने घर में डर लगता है, क्योंकि आपको नहीं पता आप किस चीज़ से टकरा जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे। हम हर उस चीज़ से डरते हैं जिसके बारे में हम अनसर्टेन है। तो मुझे फियर का तो पता है, फियर ऑफ अननोन, तो वो चीज़ क्या है क्योंकि अननोन है, क्योंकि उसको हमने कहीं अच्छा एक बात ये भी देखिए, हम उसको ना स्टैंप की तरह उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं कि हाँ यही है, हाँ यही है, प्यार यही है। तो जो कहा नहीं गया, जो गलती कालिदास ने की, जो गलती इतने दौर से शेक्सपियर ने नहीं की, थोड़ी बहुत तो नहीं की, तो कहीं कहीं बचा ले गए, लेकिन फिर भी मोस्टली जितने लोगों ने ये गलतियाँ की कि उन्होंने उन प्यार की कहानियाँ नहीं कही। इसीलिए लोगों को नहीं पता कि कैसे बिहेव करें कि अगर कभी आप ऐसी फीलिंग को एनकाउंटर करते हो कि मुझे किसी पुरुष के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है, तो मैं कैसे एनकाउंटर करूँ। क्योंकि मेरे लिए तो ये तो सिलेबस के बाहर की चीज़ है, क्योंकि सिलेबस में तो हम सलमान खान और माधुरी दीक्षित को देख रहे हैं, हमने कभी सलमान खान और आमिर खान को साथ में नहीं देखा, तो हम कैसे ये कर लें कि क्योंकि हमारे पास कह रहे ना वो क्या बोलते हैं उसको, गाइड नहीं है, रेफरेंस नहीं, वो नहीं होता ना, हैंडबुक नहीं है, हैंडबुक नहीं है, गाइड नहीं है, कोड नहीं है। इंजीनियर्स में होता है ना कोड, पुल कैसे डालें इसके सारे रूल्स होते हैं, तो कोड नहीं है हमारे पास। ये नहीं पता कि अगला स्टेप क्या होगा, तो उतना ही डरते हैं कम्युनिटी के लोग जितना बाहर के लोग डरते हैं। उनके अंदर अच्छा घृणा का तो कुछ नहीं है, घृणा तो आदमी ढूंढ लेता है। अगर किसी के पास कोई LGBT कम्युनिटी से इंसान है तो वो उसके प्रति घृणा दिखा लेता है, नहीं है तो कोई दूसरे धर्म का ढूंढ लेगा, नहीं है तो दूसरी जाति का ढूंढ लेगा। तो घृणा करने वाले घृणा तो मतलब अपने हाँ मतलब वो किसी वो औरतों से घृणा करते हैं लोग वो मिसोजिनी है क्या भाई, ये औरतों से घृणा करते हैं। वो उनको दिक्कत है कि ये औरत है, मतलब औरत होने से ही दिक्कत है कि हाँ ये तो ये घृणा का तो कोई मतलब जस्टिफिकेशन है नहीं, ये तो एक बहुत
स्ट्रॉन्ग इमोशन है, बट बात यही है कि हम घृणा को तो इतना सेलिब्रेट करते हैं इस देश में कि अगर हम प्यार को नहीं सेलिब्रेट करते। हम दो लोगों को पब्लिकली किस करते देखने का आपत्तिजनक मान लेते हैं, लेकिन दो लोग अगर रोड पे एक दूसरे को मार रहे हो तो चार लोग इकट्ठा होके और उससे एंजॉय करते हैं, जैसे जेसीबी कुछ खोद रही हो ऐसे एंजॉय करते हैं कि अरे देखो कार्ड मूव। दिल्ली नोएडा रहता हूँ मैं, तो मुझे पता, वो तो बहुत कॉमन सीन है कि वो लोग रोक के गाड़ी रोक के ट्रैफिक जैम करके वो पहले मसला यहाँ सुलझाएंगे फिर आगे जाएंगे। तो क्या है, ये है कि हमारी मेंटालिटी देखिए कि हम जिसको नेगेटिव कहते हैं हम उसको तो सेलिब्रेट कर रहे हैं पब्लिकली, और जिसको हम सॉफ्ट कहते हैं उसको हम कहते हैं प्यार है, अच्छी गुड फीलिंग है। हम अगर कोई पिता अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा प्यार दिखाए तो हम कहते हैं कि तुम कैसे बाप हो। तो हम पता नहीं कि प्यार से इतना क्यों हमें तकलीफ़ है कि कोई प्यार को अगर दिखाता है या कोई प्यार को थोड़ा सा वो करता है तो हम थोड़े से हो जाते हैं कि यार ये तो ना करो। वो बात अलग है कि आप उसका मतलब अलग बच्चे अलग तरीके से ले लेते हैं। स्कूल कॉलेज में हम कहते थे, एक लिखा होता था बोर्ड पे लगा देते थे कि PDA इज़ नॉट अलाउड, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, क्योंकि कॉलेज में ऐसा होता है कि लड़के लड़कियां गले में हाथ डाल के घूम रहे हो, तो वो समझ में आता है कि एक जगह का एक डेकोरम है, ठीक है, दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि क्लास के अंदर इसे मत करो, क्लास के बाहर में करना है, राइट। तो वो तो एक समझ में आता है कि बट उसके पीछे हेट्रेड नहीं हो सकती कि बिकॉज यू डोंट वांट टू सी अदर पीपल इन दैट वे, यू आर यूजिंग दिस पॉलिसी एज अ वॉरफेयर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर तरीके के एक्सप्रेशन को जो कि हमें अनसर्टेनिटी की तरफ ले जाता है। दूसरा, फियर ऑफ बीइंग रिजेक्टेड। मैं उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ जिसको 4 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, डर है कि मुझे भी रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए भी हम डरते हैं कि मैं उसी चीज़ को सपोर्ट करूंगा जिसको सब सपोर्ट करें। आयनेस्को का एक प्ले है राइनोसेरस, वो उस ज़माने में लिखा गया जब जर्मनी में नाजीज इतने पावर में आ गए थे कि अब जो लिबरल लोग उनके खिलाफ खड़े थे, जो लिबरल पावर्स थी जर्मनी के अंदर, वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगी। क्योंकि हिटलर इतना पावरफुल होकर आया था कि लोग उसकी पावर से फैंटिसाइज हो गए कि इतना पावरफुल है, जैसा कि कुछ हद तक इस देश में भी चल रहा है। तो people are in awe to see someone has emerged with so much of power and he has so much of charisma and everything। तो क्या हुआ, उस नाटक में दिखाया कि 13 लोग एक ऐसे ही बुक क्लब जैसा कुछ जगह है जहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और किताबें भी हैं रखने को, और वो लोग मिलते हैं 13-15 लोग और वो बातें करते हैं और बहुत सारी ये करते हैं, डिस्कशंस करते हैं अगेंस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग। पर होता क्या है कि अचानक से खबर आती है कि बाहर राइनोसोरस दौड़ रहा है, एक राइनोसोरस आ गया है शहर में, और वो हर बड़ी से बड़े ट्रक को कुचले दे रहा है, वो ऑटो मूविंग्स को कुचले दे रहा है, वो लोग जो रास्ते में आ रहे हैं वो कुचले दे रहा है। एंड पीपल आर वेरी कि ये क्या हुआ। फिर कई लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जाती है कि देखें तो क्या है, तो कोई क्यूरियोसिटी में बाहर चला जाता है, तो पता करता है कि वो जिससे टकरा रहा है वो भी राइनोसोरस बन जा रहा है। अब वो 2 मिलके लोगों को रौंद रहे हैं, फिर वो 2 जिससे टकरा रहे हैं, ऐसे करके जो राइनोसोरस से टकरा रहा है ना वो राइनोसोरस बन जा रहा है। तो अब इनके अंदर ये आता है कि हम तो वीक रह रहे हैं, हम तो इस राइनोसोरस को अपोज कर रहे हैं, हम तो एक दिन कुचले जाएंगे या हम तो अकेले रह जाएंगे। तो अब वो बाहर जा रहे हैं राइनोसोरस से टकराने और राइनोसोरस बनने, ताकि हम कुचले ना जाएं, हम कुचलने वाले ही बन जाएंगे। तो चाहे वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की हम बात करते हैं कि कभी कोई एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडिया क्यों इतना, और क्यों लोग उसमें, हम देखते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग शरण ले रहे हैं एक तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, या आप कहें इसकी, तो उसका कारण ही यही है कि हम हर उस चीज़ से डरते हैं जो हमें लगता है कमज़ोर है, और या उसके खिलाफ कोई बहुत ताकतवर चीज़ खड़ी हुई है। तो अगर हम उस ताकतवर चीज़ से मिल जाएं तो आसान है जीना, सर्वाइवल आसान है। और अगर हम इसके साथ खड़े हो गए तो वो अपोजिशन, वो मतलब वो जो कहना चाहिए घृणा है जो उस पर्टिकुलर चीज़ को मिली हमें भी मिलने लगेगी। तो हम क्यों घृणित होना चाहिए, हम क्यों रिजेक्ट होना चाहिए? Again power. We have a very good person, Dr. धीरज मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बांदा यूनिवर्सिटी हमारे साथ है। वेलकम। दरअसल मैं एक सवाल मेरा इसी से पैदा हो रहा है, जो आप पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी पावर होती है पैसा।
सबसे बड़ी पावर है। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि जो हम बात कर रहे हैं ना, लेस्बियन, गे, सेम सेक्स रिलेशनशिप, दिस इज द क्लास मैटर। ये ना बड़े लोगों के चोचले हैं, ये ना बड़े लोगों की क्लास में होता है। और मतलब मिडिल क्लास आदमी तो रोटी खाता है और रात को आके सो जाता है, और उसकी शादी हो जाती है तो बीवी मिल जाती है एज ए प्रॉपर्टी, और उससे वो अगली जनरेशन के लिए बच्चे पैदा करता है, और फिर वो इसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। यही जनरल फिनोमिना हमारे में इस्टेब्लिश है, यही हमारा सिलेबस है सोसाइटी का, और इसी सिलेबस को हम रिवाइज करते जाते हैं, अपने बच्चों को देते जाते हैं उसकी कुंजियाँ कि लो बेटा, इस ज़िंदगी के एग्ज़ाम में जो कुंजी है इससे पास हो जाना। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं कि पावर की तरफ जाके सब लोग खड़े होते हैं, क्या ये जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, ये एक्सप्रेशन है इमोशंस का, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, चाहे सुपीरियर क्लास हो, आपने 3 साल 4 साल एड्रेस किया है, थिएटर भी किया है इस बात को लेकर, और आप बहुत सारी कम्युनिटीज़ से ऐसे जुड़े हैं जिसमें हर क्लास के लोग आते ही होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस क्लास के लोगों, ऐसा कुछ है कि ये बड़े लोगों के वो हैं टेंट्रम, हम वही हाँ। मानते हैं जो हमें दिखता है। बड़े लोगों की देखिए, अगेन इट इज़ अबाउट मनी, कि इफ़ आई हैव मनी आई डोंट, मतलब मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोई व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या कोई व्यक्ति की ओपिनियन मेरे तब मैटर नहीं करता, मेरे पास पैसा है। एक अमीर फिल्म स्टार, एक अमीर बिजनेसमैन, वो अपनी लाइफ में 4 शादियां करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका समाज, उसके इमीडिएट लोग आके उसको नहीं सोचने वाले कि भाई तूने क्यों किया। पैसा हर चीज़, हर कहते हैं ना, हर चीज़ को ढक देता है, हर आपके हर किए कराए पर एक पर्दा डाल देता है। तो बात ये है कि ऐसा नहीं है कि एक्सप्रेशंस या लोगों, ये जो एलिट लोगों की चीज़ है, या वो उनके पास क्या है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपने आप को कैसे शोकेस कर रहे हैं, क्योंकि उससे उनके सर्वाइवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक छोटे समाज से आने वाले, जो गरीब परिवार, गरीब उससे आता है, वीकर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, आप देखिए वो लोग कई चीज़ों में अपने समाज पर डिपेंड करते हैं। लड़की की शादी हुई, समाज ने आके हेल्प कर दी तो दहेज दे पाए। लड़की का भाई गे है, समाज हट गया, बेटी की शादी कैसे होगी? वो भाई नहीं बोलेगा कभी, क्योंकि उसकी बहन की शादी रुक गई, तो चूँकि वो बोलेगा नहीं, तो चूँकि समाज में है ही, समाज में नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये तो ऊपर के लोगों की बात है। तो क्या है कि जो वीकर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, वो क्योंकि अपने समाज पर बहुत डिपेंडेंट हैं, और बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, वो डरते भी हैं अकेले चलने से। उन्हें डर लगता है कि वो अकेले नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि कोई फूफा कुछ बोल देगा, ताई कुछ बोल देगी। आप देखो एलिट जो अब वो लोग होते हैं, उनके साथ क्या ना, वो बहुत, उनकी सोशल गैदरिंग होती है, बट इमोशनल डिपेंडेंस या फाइनेंशियल डिपेंडेंस अपनी सोसाइटी के साथ उनका ज़्यादा होता नहीं है, और जिनके साथ होता है उन्हीं की बातें वो मानते हैं। अदरवाइज़ वो बाकी हर किसी को कुछ गिनते नहीं हैं। अगर आप देखो कि एक परिवार में एक फैमिली ऐसी जो बहुत अमीर है, बाकी लोग उससे उतने नहीं हैं, तो वो फैमिली कभी उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो अपनी बच्चों की शादी कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो किसी को बुला के, रिश्तेदारों को बुला के विचार विमर्श नहीं करते, या डिसीजंस में उनका साथ नहीं लेते। तो वही बात है कि पैसा है तो मैं अकेला खड़ा हो सकता हूँ, पैसा नहीं है तो मुझे लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि अगर उन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, या उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो अगेन मेरे सर्वाइवल पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहूँगा, और मैं, क्योंकि कई बार लोगों ने मुझसे कहा, जब भी मैंने ऐसी बात कही, तो उन्होंने कहा कि तुम पहले फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाओ। स्ट्रॉन्ग हो जाओ। कैसे प्रभावित करता है रिलीजन किस तरह प्रभावित? मुझे नहीं लगता रिलीजन ज़्यादा प्रभावित करता है। लोग कहते हैं रिलीजन करता है, बट रिलीजन, मैंने जैसे कहा ना, जो कंस्ट्रक्ट है, जो कंजर्वेटिव कंस्ट्रक्ट है, उसको फीड कर रहा है रिलीजन उसको फीड कर रहा है, उस कॉन्स्ट्रक्ट को, उस सामाजिक मान्यता, उस धारणा को रीइंफोर्स कर रहा है कि हाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप फिर जाएं रिलीजन्स की भी गहराई में, अगर लोग जाके ढूंढना चाहते हैं, तो बाकी रिलीजन्स का तो नहीं पता, लेकिन इस देश का भी सबसे
मेजर रिलीजन हिंदुइज्म में, उसमें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर इस तरीके की जेंडर फ्लूइडिटी देखने को मिली है। आप चंद्रवंशी कहते हैं लोगों को, जो कृष्ण का जो वंश है वो चंद्रवंशी है। चंद्र के पुत्र बुद्ध थे, है ना। चंद्र ने बृहस्पति की पत्नी को अगवा करके उनसे ब्याह किया है, उनका लव रिलेशनशिप था, 2 थ्योरी है। उससे उनको पुत्र हुआ बुद्ध। बुद्ध की शादी हुई एक राजा इलवलु से, पर राजा इलवलु उस समय किसी श्राप के कारण, क्योंकि उन्होंने एक जंगल में कदम रख दिया था जहाँ पर पुरुषों का जाना अलाउड नहीं था, वो स्त्री बन गए थे, तो इला हो गए थे वो इलवलु से, और इला से उनकी शादी होती है बुद्ध की। और जब वो प्रेग्नेंट थे तब वो वापस उनका सेक्स चेंज होता है, वो पुरुष हो जाते हैं। तो प्रेग्नेंट किंग करके देवदत्त पटनायक की किताब भी है, उसमें उसी के बारे में बताया गया है कि वो आदमी प्रेग्नेंट है लेकिन वो औरत से आदमी बन चुका है, और वो उसी में प्रसव करते हैं, उसी बीइंग में रहते। तो इस तरह के बहुत सारे, तो आप ये देख लीजिए कि जो चंद्रवंश है उसकी शुरुआत में ही है। हनुमान के लिए कहा गया था कि हनुमान जी का जो जन्म है वो हरि और हर दोनों से होगा। सेम बात अय्यप्पन के लिए कौन है जो सॉरी जो अय्यप्पन के लिए कही जाती है कि हरि और हर से मिलकर बनेंगे। तो हरि और हर क्या है? हरि शिव हैं, विष्णु हैं, और हर शिव हैं। तो अब जब हरि ने मोहिनी का अवतार रखा और फिर शिव के साथ संसर्ग किया, तो उनका जो फर्टिलाइज एग था वो पवन ने उठाकर अंजना के मतलब सरोगेसी से उन्होंने उनको प्लेस किया, इसलिए वो पवन पुत्र भी हैं, अंजनी पुत्र भी हैं, पर फर्टिलाइज एग नहीं है वो, ना पवन के, ना केसरी, ना उनके। ये महाभारत और ये रामायण के अंदर इस बारे में ठीक से दिया हुआ है। अब हम वो चीज़ सिलेक्टिवली कहना नहीं चाहते, तो ये रिलीजन का बायस नहीं, ये उस रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों का बायस है कि वो नरेटिव ही हटा देना चाहते हैं, जो नरेटिव हमेशा से था, जो नरेटिव हमेशा से है, पर वो नरेटिव लेकर ही नहीं आना चाहते कि वो अगेन उनकी पावर को डिस्टर्ब करेगा। वो नहीं चाहते कि पुरुषों में से कई पुरुष ऐसे हो जाएं जो स्त्रियों को या स्त्रियों की भावनाओं के साथ एम्पैथाइज करने लगे, या वैसे हो जाएं, या भोग्य हो जाएं, भोगी ना रहे। तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट पीपल हु प्रैक्टिस रिलीजन। अच्छा, एक जनरल सवाल है जो अक्सर मेरे दोस्तों के दिमाग में भी उठता है और मेरे दिमाग में भी उठता है कि हम अटायर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए मैं अक्षता की अटायर मांग के पहन के जाता हूँ किसी पार्टी में, और पार्टी में ऐसे लोग हैं जो हमारी सोसाइटी के लोग होते हैं, और वो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं कि ये क्या पहन लिया, हंसते हैं। पर कुछ दोस्त मुझे अप्रिशिएट भी करते हैं, अरे मुझे भी आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने एक नाटक के दौरान महसूस किया। हम लोगों ने एक नाटक किया था दुखवा, और उसमें मेरा अटायर मोस्ट ऑफ ऑल गानों में लहंगा पहनना था। उस दौरान रिहर्सल के दौरान मैंने अपने दोस्तों से ही बहुत सारे ऐसे कमेंट सुने कि यू आर वेरी मच कंफर्टेबल इन लहंगा, आप लहंगे में बड़ा कंफर्ट फील करते हैं विजय भाई, क्या दिक्कत है, मतलब क्या बात है। तो उनका जो टोन होता था बोलने का, मैं समझता था कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। तो अटायर या जो पहनावा है हमारा, वो जेंडर को कैसे इन्फोर्स करता है, वो जेंडर को कैसे सपोर्ट करता है, क्योंकि वही उसकी आइडेंटिटी होती है। अगर जनरली तो इस समाज में, इस भारतीय समाज में, तो पहनावा ही आपके जेंडर को इस्टेब्लिश करता है। क्योंकि हम अगर कोई लड़का अगर किसी फीमेल अटायर को पहन ले और वो वैसा ही दिखे, तो हम उसे तीसरा जेंडर के नाम से जानते हैं, और वो तीसरा जेंडर ही आइडेंटिफाई होगा। वो फिर बाकी के 7 या 8 जो आइडेंटिफाई जेंडर्स हैं उनमें काउंट नहीं होगा। मतलब अटायर कैसे इसको इन्फ्लुएंस करता है एक जेंडर को। वो बात हमारी मेरे ख्याल से हो भी चुकी है कि जो चॉइस है वो वही है कि बायस है कि ये है, एट्रीब्यूट्स है। मतलब हमने मान लिया ना कि हम बचपन से जब बड़े होते हैं तो हमें जैसे कुकर है, गरम कुकर है, तो ऐसे बता दें छूननी ताता बोलते हैं ना कि ताता हो गई छूनन। हम हीट को कैसे पहचानते हैं, हम किसी भी फिनोमेना को, सूरज को कैसे पहचानते हैं, उसमें प्रकाश है, धूप है, राइट। इसी तरह से हमने हर चीज़ को सिंप्लीफाई, जो कि हम जब आदि मानव से इस तरफ आ रहे थे तो हमने हर चीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की कि पानी ऐसा है,
धूप ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो हमने हर चीज़ को कुछ एट्रीब्यूट से पहचाना चाहिए कि जो कहते हैं ना केमिस्ट्री में होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उससे ऐसे ही हमने इंसान को भी आइडेंटिफाई कर लिया, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लंबे बाल हैं तो लड़की है, छोटे बाल है तो लड़का है, ये पहना है तो लड़का। अब जैसे और ये चेंज होता रहता है। वही कृष्ण कान में कुंदन पहनते हैं, है ना, और बहुत तरीके के ऐसे कपड़े पहनते हैं जो ज्वेलरी पहनते हैं। पर आज अगर कोई लड़का नाम फिदा लेता है या कृष्ण के हाथ में आपको महावर दिखेगा या वो दिखेगा, मेहंदी दिखेगी, है ना, पर आज अगर कोई लड़का नेल पॉलिश या कुछ लगा लेता है किसी तरीके का, तो वो क्या हो जाता है, वो एक तरीके का हमारे दिमाग, हमारी त्योरियाँ चढ़ जाती हैं वो देखकर। तो ये क्या है कि ये अगेन जब ब्रिटिश के मतलब ब्रिटिश एम्पायर के दौरान स्पेशली इट इज़ ऑल्सो has to do a lot with, I'm not saying, but the kind of religions that were being practiced, जो पॉपुलर हुए मिडीवल टाइम्स में। हुआ ये कि हमने वहीं पर इन मिडीवल टाइम में ही ये जो हुआ ना, जो उन्होंने पूछा रिलीजन कैसे, तो ये उसी समय हुआ कि कैसे हमने मेल और फीमेल को डिफाइन कर दिया कि यही है। और वही लॉ भारत में आया 377 जो एबॉलिश हुआ अगेन। तो वो सिर्फ लॉ नहीं आया, उसके साथ वो सारे प्रेजुडिसेस आए जो अंग्रेज़ी सभ्यता, जो अंग्रेज़ों के जैसे होना चाहते थे, जो संभ्रांत लोग थे, जिनके पास वॉइस थी, पैसा था, लिखने की प्रिविलेज थी, मीडिया को कंट्रोल करने की प्रिविलेज थी, ऐसे लोग थे। वो सब किससे मुतासिर थे, उस एम्पायर से और उस एम्पायर के इनडायरेक्टली रिलीजन से। और ये सिर्फ इस बात पे नहीं, बहुत सारी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करता है। तो मैस्कुलिनिटी का डेफिनेशन भी वही, मैस्कुलिनिटी भारत की मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन बन गई, क्योंकि उसके पहले तो कृष्ण भी थे, कृष्ण छोड़ दो, उसके बाद तो राजा महाराजा भी थे जो कान में कुछ पहनते थे, जो गहने पहनते थे, जिनके जनरली अटायर होता था, जो बहुत सारे गहने, बहुत सारे ज्वेलरी, और अभी तक वो उनके सारे ब्रिटिश म्यूजियम में वो सब कुछ रखा हुआ है। आप भारत के म्यूजियम्स में, दुनिया भर के म्यूजियम, फ्रॉक सूट होते थे, सब होता था। तो ये कहाँ से आया? ये वहीं से आया क्योंकि हमने जो मॉडर्निटी है, हम हमेशा मॉडर्न होना चाहते हैं, हम आज से मॉडर्न होना चाहते हैं। तो आज तक तो मैं ये पहन रहा हूँ, अब ये ना पहनना मॉडर्न है, अब ये ना पहनना मॉडर्न है, या ये बहुत ऑब्सोलीट है। और जो नहीं मॉडर्न है वो अब हमारे, उसको हम कहते हैं ना कि क्या गंवारों की तरह घूम रहे हो, अरे क्या तुम पहन के आ गए। तो लोग धोती पहन, ऐसे लोग धोती पहनने से भी वो करते कि धोती क्यों पहन रहे हैं, ये क्यों पहन रहे हैं। तो इट इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम अगेन कंस्ट्रक्ट की मैंने बात की, कंस्ट्रक्ट कम्स फ्रॉम क्या पॉलिटिकल, क्या हिस्ट्री और क्या रिलीजियस फैक्टर्स रहे हैं जिसने आपके पॉइंट ऑफ व्यू को उस तरह से शेप सकते हैं, कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं आगरा में एक ऐसा स्पेस बनाने की जिसमें आप जेंडर के जो आपके अपने अंदर वाइसनेस है उसको आप डिस्कस कर पाएँ, जैसे कि अक्सर हम लोग नहीं करते, अपने घर में नहीं कर सकते, इवन अपने दोस्तों के साथ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि हमको ज़्यादा बात करनी चाहिए उस बारे में।